और 2012 में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। अच्छा, और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा पहले अटेम्प्ट में ही आपने निकाल लिया। आपके इंटरव्यू में क्या हुआ? मेरे से पूछा गया आपका हॉबी क्या है। मेरा हॉबी तो खाली था। एक बार दूरदर्शन की टीम के साथ उसी गांव में हम 30 तारीख को गए तो घात लगा के नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें कि एक दूरदर्शन का कैमरामैन जो था अच्युतानंद साहू, वो शहीद हो गया। और साथ में हमारे 2 पुलिस जवान जो है शहीद हुए, जिसमें एक यंग सब इंस्पेक्टर भी था। बहुत ही भावुक दिन था मेरे लिए वो। और छोटी पार्टी थी हमारी 15-20 पुलिसकर्मी की, दूसरी तरफ करीब 100 से ज़्यादा माओवादी थे। तुम्हें पता नहीं मेरे पापा डीएसपी हैं। तो मैंने उनको बोला, भाई पापा आपके डीएसपी हों या आईजी हों, कुछ भी हों। अगर मैं कहूं कि मैं छत्तीसगढ़ में हूं और यहाँ के सबसे वायरल आईपीएस अधिकारी के साथ हूं, मुझे लगता है आप लोग नाम गेस कर लेंगे। फिलहाल फ्रेम में भी आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं इस वक्त साथ हूं आईपीएस अभिषेक पल्लव जी के साथ। अभिषेक जी वायरल रहते हैं, लगातार जनता के बीच कार्रवाई करते दिखते हैं और सोशल मीडिया पर आपने इनको खूब देखा होगा। तो हमने कहा जब छत्तीसगढ़ आए हैं तो फिर कम से कम उनसे मिलें, उनकी कहानी समझें और ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से आया, वो समझते हैं। सबसे पहले अभिषेक जी आपकी कहानी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बिहार के बेगूसराय से आप आते हैं और उसके बाद आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर आईपीएस। तो ये शुरुआत से मुझे थोड़ा बताइए अपने पिता के बारे में, अपने अपब्रिंगिंग के बारे में, बिहार के बारे में। मैं बिहार के बेगूसराय में एक छोटा सा गांव है चिड़िया बरियारपुर, थाना भी है, पुलिस स्टेशन है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद मेरे पापा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे। तो लगातार देश भर में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ, तीनों के साथ रामगढ़ झारखंड, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, पुणे महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, गोवा, दिल्ली पापा पदस्थ रहे। केंद्रीय विद्यालय में मैंने 1 से लेकर 12 तक 12 क्लास मैंने 7 स्कूलों में किया। 12 क्लास 7 स्कूलों में, मतलब लगभग आधा देश आपने घूम लिया था पिताजी के साथ जब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस। बिल्कुल, इसीलिए मैं खुद को इंडियन कह सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह पे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहे। कभी पापा की पोस्टिंग दिसंबर में आती थी, कभी जनवरी में आती थी। तो अब ना तो यहाँ पोस्टिंग का डर है, कभी भी आए सामान पैक किए निकल जाना है, ना ही विषमताओं का डर है, क्योंकि जंगल वाले इलाके में सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे, छोटे से रामगढ़ में पोस्टेड थे। छोटी जगह, बड़ी जगह, हर जगह उनकी पदस्थापना रही। केंद्रीय विद्यालय में सभी बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो राष्ट्रीयता एक में आती है, धर्म, जाति, अलग अलग लोग एक साथ काम करना। तो निश्चित रूप से वहाँ भी मैंने क्योंकि मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को सामने से देखा, तो मेरी इच्छा थी कि डिफेंस फोर्सेस में जाऊँ। मैंने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया था, वहाँ सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन साथ में मैं मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो फिर मेडिकल में मैंने एडमिशन ले लिया। तो ये आपने जैसे आईपीएस हैं आज आप, तो पहले मेडिकल आपने पढ़ाई की, एमबीबीएस किया, एमडी किया, सब कुछ किया। तो इसका आइडिया पहले दिमाग में क्या था कि पहले से ये था कि एमबीबीएस करना है, या घर वालों को कुछ दबाव था कि एमबीबीएस करना है, या यूपीएससी का ये ख्याल कब आया? पहले से बचपन से था, स्कूलिंग टाइम से था कि बाद में आया? हम लोग 80s 90s के बड़े वाले होने वाले बच्चे हैं। उस टाइम इंजीनियरिंग, मेडिकल यही सुना करते थे और लगता था साइंस किए हैं तो मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है। तो पापा इंजीनियर थे, तो उनका मन था कि घर में कोई डॉक्टर भी बने। तो मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया। और उसके बाद यूपीएससी के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, लेकिन बिहार में शुरू से लोग बोलते हैं कलेक्टर, एसपी, मतलब जब आप जन्म लेते हैं तो वहाँ के डीएनए में ही है कि क्या करोगे, बड़ा होकर क्या कलेक्टर बन जाओगे क्या, लोग बोलते रहते हैं। तो हमेशा रहता है कलेक्टर कैसे बनते हैं, एसपी कैसे बनते हैं, वो चीज़ रहती है। जब एमबीबीएस किया तो कुछ बैचमेट जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उस टाइम मेरा एमडी में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने एमडी कंप्लीट किया। और एमडी कंप्लीट करने के बाद जब डॉक्टरी में कर ही रहा था, तो लगा कभी 10 मरीज 20 मरीज देख के हम दवाई देते हैं, वो कोई खा नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं है उनके पास, घर वालों को अवेयरनेस नहीं है, वो नहीं खिला रहे हैं। एडवांस बीमारी हो जाती है तब लेके आते हैं। जब तक आप यदि सिविल सर्विसेज में यदि हम जाएँ तो आईएएस, आईपीएस, आप समाज में जाके आप काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। और जब तक आप फील्ड में जाके काम ना करें तो समस्या का हॉलिस्टिक जो सोल्यूशन है वो मुश्किल है। और मेरा अभी भी मानना है कि इस देश में यदि आप टैक्स पेयर्स मनी पर यदि आप जनता के लिए काम कर सकते हैं तो वो सिविल सर्विसेज वो स्कोप देती है। स्कोप हर जगह है, इवन मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ मिनिमम टाइम में यदि इस ज़िंदगी में 40-50 साल में ज़्यादातर लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट था कि ये ख्याल आया? क्योंकि भाई एमबीबीएस, एमडी पर्याप्त समय लेता है, पर्याप्त पढ़ाई होती है। मेरे मित्र हैं जो कि उन्होंने कुछ एमबीबीएस, एमडी वगैरह किया है, खूब पढ़ना पड़ता है, खूब दिमाग लगाना पड़ता है और लंबा समय भी लगता है इस पढ़ाई को करने में, एग्ज़ाम्स निकालने में। तो उतना लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद
फिर आपके मन में कैसे कब ख्याल आया, कोई ऐसा इंसिडेंट था क्या? बिल्कुल, मैं जब वहाँ एमडी कर रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी, मैं नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है, अपेक्स सेंटर है एम्स का गाजियाबाद में, वहाँ पे कार्यरत था। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति नशे का इतना आदी हो गया था कि उसने नशे की पूर्ति के लिए अपनी 2 बच्चियों तक को बेच दिया। तो मुझे समझ में आया कि केवल यदि हमें कोई भी बीमारी को ट्रीट करना है तो उसकी उत्पत्ति पे हमें जाना पड़ेगा, और उसके लिए सिविल सर्विस सबसे अच्छा है। स्टिग्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को डायबिटीज़ भी होता है, लेकिन लोग बोलते हैं प्राउडली कि हमें डायबिटीज़ है, हमें हाइपरटेंशन है। मेंटल इलनेस को लेकर लोगों में इतना स्टिग्मा रहता है, कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लोग अपनी बात रख नहीं पाते, कुसकते रहते हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यदि हमें सचमुच कम्युनिटी में जाके काम करना है, तभी हम इस बीमारी से जो कि एपिडेमिक है, उससे हम लड़ सकते हैं। और जब फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने एक चीज़ लाइफ में देखा कि हर डिसीजन शुरू से नहीं हो सकता। आदमी को लाइफ में एक्सपीरियंसेस आते हैं, आदमी चेंज होता है, कुछ नए एक्सपोजर आता है, नई चीज़ें आदमी सीखता है, और कोई भी स्किल का भी नुकसान नहीं होता है। जैसे मैंने मेडिकल किया, फिर मैंने साइकेट्री की, दोनों का मुझे फ़ायदा मिलता है। मैं दंतेवाड़ा में था, अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र था। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने मिलकर करीब 300 गाँव में जाके मेडिकल कैंप लगाया। ये भी मेरा एक सवाल था, क्योंकि आप आईपीएस हैं और आप कोविड कॉल 2013 के सिलेक्शन, पहले थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं, सिलेक्शन के बारे में, तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस तरह के एक्सपीरियंसेस पे आएंगे। तो आपने डिसाइड किया एमडी के बाद कि आपको यूपीएससी करना है, तो उसका कोई कोचिंग की, तैयारी कैसे की? ये भी है कि यदि हम अपने सब्जेक्ट्स को, हमने अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी तरह पढ़ा है, और यदि हम उन सब्जेक्ट्स को रख पाते हैं तो तैयारी भी आसान होती है, कम दिनों में भी होती है। मैंने मेडिकल साइंस अपना ऑप्शनल रखा, साइकोलॉजी, क्योंकि मैं साइकेट्री किया था, अपना ऑप्शनल रखा। किस सन की बात है जब आपने एमडी ये 2006-2009 में मैंने एमडी किया। 9 से लेके 12 तक मैंने दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, जीबी पंत हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी। और 2012 में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। अच्छा। और पहले अटेम्प्ट में ही आपने निकाल लिया। थोड़ा कुछ कुंजी बता दीजिए बच्चों को, कैसे होता है पहले अटेम्प्ट में? यूपीएससी थोड़ा सा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। मेरा हमेशा मानना है कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी, आपका इंक्लिनेशन डेवलप करना चाहते हैं, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। आप हैंडराइटिंग अपनी अच्छी रखें, क्योंकि यदि हैंडराइटिंग जो है वो आपके चेहरे की तरह है। जैसे कोई आदमी अच्छा दिखता है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेंस आता है, वैसे ही आपकी हैंडराइटिंग है। आप एक क्रिटिकल ओपिनियन रखिए हर चीज़ के बारे में, दुनिया में क्यों वो चीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ में डिबेट सुने, डिबेट्स में देखें कि हर चीज़ का प्रो क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या है। यदि आप इंटरनेशनल, तो आप करंट कंटेम्प्रेरी चीज़ों का ज्ञान रखें। और बहुत ज़रूरी है कि जब हम 6ठी से लेकर 12वीं तक रहते हैं तो हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दें। बहुत लोग सोचते हैं मुझे इंजीनियर ही बनना है तो हमें कॉमर्स की क्या ज़रूरत, हिस्ट्री जोग्राफी की क्या ज़रूरत। यदि आपने अच्छी तरह हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स स्कूल में पढ़ा है, तो जब आप कोचिंग में करेंगे या बाद में तैयारी शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको टर्मिनोलॉजी पता रहेगी, आपको कंसेप्ट पता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे 6ठी से लेकर 12वीं तक जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि समझ के पढ़ें, सोचें ये कैसे हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं साइंस ही साइंस है। आज के टाइम में ह्यूमैनिटीज़ को भी साइंस की तरह पढ़ना होता है कि यदि ये लड़ाई नहीं होती तो क्या होता, ये लड़ाई में दूसरा जो पार्टी हारा वो कैसे जीत सकता था, यदि वो जीत जाता तो क्या होता। पेंटिंग इस यदि हर एंगल से देखना चाहिए, हर एंगल से यदि हम देखें और हर चीज़ सोचें, शुरू से हम डिस्कस करने की आदत डालें, अच्छे पीयर्स बनाएं। बहुत ज़रूरी है कि हमें कंपटीशन 1-2 आदमी से नहीं, पूरे देश में हमारा कंपटीशन है, दुनिया में कंपटीशन है। बहुत ज़रूरी है सिनर्जी डेवलप करें, अच्छे 2-3 दोस्त बनाएं, जिसको एक चीज़ समझ में कंसेप्ट आता है वो खुद समझे, फिर दूसरे को समझाए। टॉपिक्स हम डिवाइड कर लें। ऐसा किया था दोस्तों से हेल्प स्कूल को बहुत काम आया। मतलब मेडिकल में वैसे भी लोग साथ बैठ के ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन यदि ये किसी भी फील्ड के लिए ये है कि यदि आप अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी बड़ी बनाएं, अच्छे खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने की आदत डालें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 पेज की चीज़ को हम 1 पेज में कैसे कंसाइज करके लिख पाएँ, और 1 पेज की चीज़ कंटेंट को पढ़ के हम 10 पेज कैसे लिख पाएँ। ये दोनों इंड्यूसिव और डिड्यूसिव जो राइटिंग है ये बहुत काम आता है, क्योंकि यूपीएससी के 3 फेजेज हैं, प्रिलिमिनरी है, मेंस है, इंटरव्यू है। तीनों अलग अलग क्वालिटी टेस्ट करता है। प्रिलिमिनरी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है। उसमें
आप आंसर कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे आप लिखते हैं, टाइम लिमिट आपका कैसा है, आपका राइटिंग स्पीड कैसा है। राइटिंग स्पीड भी बहुत अच्छा काम आता है। यदि आपने शुरू से आपको लिखने की आदत है, और लिखने की स्पीड तभी बढ़ती है जब ज़्यादा लिखते हैं। आज के दिन में बहुत बच्चों को लैपटॉप की आदत पड़ गई है, मोबाइल की लोगों आदत। के साथ बड़ी दिक्कत है। हम लोग लैपटॉप में काम करते हैं तो जितना हिंदी लिखना होता है सब कुछ, और जैसे ही कुछ हाथ से लिखने को पड़ जाए तो लगता है भाई मैंने मुसीबत। काफ़ी बच्चों को देखा है, मुश्किल होती है क्योंकि उनको आदत है व्हाट्सएप पे टाइप करने की, लैपटॉप पे लिखने की, या आईपैड पे नोट्स बनाने की। तो जब वो पेन से लिखना होता है तो उनकी स्पीड भी कम हो जाती है, वो उनका टाइम मैनेजमेंट भी बिगड़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं भाग सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हम पेन और पेंसिल नहीं छोड़ें। पेन एंड पेपर जो है, लोग कहते हैं लिखने की आदत ना छोड़ें। वैसे ही है, क्रिकेट कितना भी आज आगे बढ़ जाए, टेस्ट क्रिकेट की अपनी वैल्यू रहेगी। वैसे ही कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, जो बुक में पढ़ने की आदत डालें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कंप्यूटर से पढ़ते हैं, लैपटॉप से, आईपैड से पढ़ते हैं। वो पढ़ना उसमें अच्छा रहता है, लेकिन उसको रिवाइज करने में बड़ी मुश्किल आती है। आपको कहाँ ढूंढना है, पेज टर्न करने में बहुत टाइम लगता है। यदि आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, बुक में आपने अंडरलाइन कर रखा है, तो एक वो बुक मेमोरी भी होती है कि हम तुरंत पहचान जाते हैं, हाँ इस पेज में यहाँ पर ये चीज़ था, इस पेज में ये चीज़ था। हमारे अपने अंडरलाइन करने का अलग तरीका होता है, हम किस कलर से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसी के ऊपर नीचे में छोटे छोटे नोट्स लगा देते हैं, उसके ऊपर चप्पा चिपका देते हैं, काम की चीज़ लिख देते हैं। तो किताब से पढ़ना और नोट्स बनाना बहुत ही अच्छी हैबिट है। हम नोट्स बनाने की भी हैबिट रखें और लिखने की भी हैबिट रखें। बिल्कुल, ये जो आपने तैयारी का तरीका बताया, इसके अलावा जब यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करो या जिन्होंने निकाल लिया उनसे बात करो, सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। आपके इंटरव्यू में क्या हुआ था? मैं इंटरव्यू जो है वो बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्टिंग है। यूपीएससी को पर्सनैलिटी टेस्टिंग कहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी वो जज करने की कोशिश करते हैं। जो भी एक सिविल सर्वेंट को चाहिए। सिविल सर्वेंट आज के में स्ट्रेसफुल जॉब है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, चीज़ें गड़बड़ाती हैं तो कैसे हैंडल करते हो। आप समाज के जो विभिन्न सेक्शंस हैं, डिप्राइव सेक्शन, माइनॉरिटी, उनकी तरफ आपकी सोच कैसी है, आपके जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनके बारे में आपकी, तो जो भी आप जवाब देते हैं वो जवाब में एम्पैथी आना चाहिए, जवाब में इंक्लूसिवनेस आना चाहिए। आप जो भी हमें प्रियम्बल के जो बेसिक टीनेंट्स हैं वो सब आपके इंटरव्यू में झलकना चाहिए। और बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि आप आर्टिफिशियली नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आपको वो लाइफ में बहुत चीज़ें से बहुत ज़रूरी है करनी पड़ेगा, हाँ, आपके नेचर में होनी। आप बाहर घूमें, गरीब कैसे जीवन व्यतीत करते हैं उसको देखें, समाज के डिफरेंट सेक्शंस की क्या थिंक प्रोसेस है उसको जानें। क्योंकि जब आप जितनी डाइवर्सिटी आपके अंदर होगी वो वहाँ पर झलकेगी। सिंप्लिसिटी ज़रूरी है, रेस्पेक्ट ज़रूरी है, आपका जेस्चर बहुत ज़रूरी है। पर्सनैलिटी केवल आपकी भाषा नहीं है, आपका जेस्चर्स भी है, आपकी बॉडी पोस्चर है, आप किस तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह से अपनी बात को आप रख पाते हैं। आपकी हर चीज़ में कुछ ओपिनियन होनी चाहिए जिसको आप सब्सटेंशिएट कर पाते हैं। आपकी कंटेम्प्रेरी चीज़ों पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, हर चीज़ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपका एक व्यू पॉइंट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि जब आप सिविल सर्वेंट रहेंगे तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप और डिसीजन के लाइफ में बहुत सारे डिसीजन हमेशा वो ग्रे में होते हैं, वो सही भी जा सकते हैं, गलत भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ पे दिखना चाहिए। क्योंकि सिविल सर्वेंट, कोई भी सिविल सर्विसेज आपको 4 साल 5 साल में जो है लीडरशिप पोजीशन में डाल देती है। आप पूरे ज़िले के एसपी रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ आपको देखना होता है। तो मैनेजमेंट स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, हर व्यक्ति के जूते आप फुट में रख के आप कि एक कांस्टेबल क्यों कैसे काम अच्छा कर सकता है, हम हेड कांस्टेबल को मोटिवेट कैसे कर, जो आदमी अपने, क्योंकि ना हम अपने सीनियर्स बदल सकते हैं ना अपने जूनियर्स बदल सकते हैं, उनसे हम मैक्सिमम एक टीम के रूप में कैसे काम करते हैं। क्योंकि पूरी सिविल सर्विसेज एक टीम है। आप एक जूनियर लेवल से शुरू करते हैं, हायरार्की में धीरे धीरे आप ऊपर जाते हैं, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। तो ये सब गुण जो है वो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो आपको जज करती है। कुछ सवाल आपको याद हैं? कोई सवाल आपसे पूछा, जैसे कि अक्सर वो चलता है कि जीने गिने थे क्या पूछते हैं, है ना, इस तरह के अजीब तरह के सवाल जनरली आते हैं सामने। होता क्या है, कोई सवाल आपको याद हो ऐसा? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं था तो क्योंकि मैंने 2013 में इंटरव्यू दिया था, उस टाइम वेनेजुएला में एक फूड क्राइसिस चल रहा था, प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, डेथ हुई थी प्रेसिडेंट की, उनके बारे में पूछा गया था कि उनकी डेथ में इतनी लाखों की भीड़ क्यों जुटी। तो उसी पे फिर पूछा कि वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्यों कौन अच्छा है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि
एक एथिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। जनरली एक साइकोलॉजी के मेंबर रहते हैं, वो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लाइफ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। एक जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पूछते हैं, एक हॉबीज़ के बारे में पूछते हैं। अच्छा। मेरे से पूछा गया आपका हॉबी क्या है, मेरा हॉबी तो खाली था। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा कैसे हो सकता है किसी व्यक्ति के पास कोई हॉबी ना हो। तो मैंने कहा मैडम मैं तो एम्स में डॉक्टर हूँ, वहाँ पे सुबह 7 बजे से मरीज़ देखना शुरू करता हूँ, रात के 11-12 बज जाते हैं, लोग ठीक होते हैं। इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा अच्छी हॉबी क्या हो सकती है? क्योंकि ज़िंदगी में खुशी जो मिलता है, इनर सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब आप कुछ ऐसे लोगों के लिए कर पाओ जो कोई नहीं कर पाता जिसके लिए। तो मैंने कहा मैम मैं शुरू से ऐसी ही जगह पे रहा हूँ जहाँ पे 24/7 जॉब रहा है, और आगे सिविल सर्विसेज में जाऊँगा तो वो भी 24/7 जॉब रहेगा। तो कोई भी आंसर सही गलत नहीं होता, आप अपने आप को किस तरह से फेस करते हैं। फिर मैंने बताया मेरे इसमें कि डिबेट मुझे अच्छा लगता है, लीडरशिप। तो फिर पूछा गया कि आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किए थे, उसका टॉपिक बताएं। तो मैंने बताया विमेन इफ़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैन एक्सेल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। फिर विमेन के बारे में मेरे से कुछ पूछा गया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ इंटरव्यू में बोलें वो इंक्लूसिवनेस को दिखाए, कहीं पे प्रेजुडिस ना हो, वो जेंडर को लेके, रेस को लेके, सोसाइटी को लेके। एक लिबर आपकी जो है खुलापन जो है वो सामने आना चाहिए, ओरिजिनलिटी सामने आना चाहिए। उनको अंदर लगना चाहिए कि हाँ यदि ये व्यक्ति सिविल सर्वेंट के रूप में आएगा तो वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। बाकी तो आप जब जो पढ़ाई आप करते हो वो बहुत काम नहीं आता। जब आप कोई भी फील्ड में आप आते हैं तो बहुत चीज़ें फील्ड ट्रेनिंग से आती हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो आपके सॉफ्ट स्किल चेक करना चाहते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स आदि। कुछ क्वेश्चन ऐसा अजीबोगरीब पूछा तो उसमें आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल टेढ़े मेरे क्वेश्चन नहीं पूछते, और उनका जो नॉलेज है वो तो प्रीलिम्स और मेंस में चेक। उनको मालूम है कि देश के 2,500-3 हज़ार बच्चे यदि इंटरव्यू में आए हैं तो वो 10 लाख में से यदि 2,500-3 हज़ार बच्चे आए तो छन के आए। ये देश इतना टैलेंटेड देश है। तो वो बड़ा तगड़ा कंपटीशन। क्या रैंक थी आपकी? मेरी 261 रैंक थी। 261 रैंक। शुरुआत से आपके दिमाग में क्लैरिटी थी कि आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, मतलब ये दिमाग को चल रहा होगा? क्या था? मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, लेकिन आईपीएस में सेकंड ऑप्शन था, क्योंकि पापा आर्मी में थे तो वर्दी मुझे हमेशा अच्छी लगती थी, और मुझे जब आईपीएस सेकंड चॉइस था मुझे मिला। मैं दोबारा अटेम्प्ट दिया क्या आपने उसके बाद? मैं 29 के एज में तैयारी शुरू करी, लेट शुरू करी। एक अटेम्प्ट था मेरे पास। एक ही अटेम्प्ट था? मुझे घर वाले परेशान थे कि क्यों तैयारी कर रहे हो। मैं साथ में मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा था, उसका वो भारतीय वन सेवा में मध्य प्रदेश काडर में है, वो 5 साल छोटा है मेरे से। हम लोग साथ तैयारी शुरू किए थे। तो मैं कहना बड़ी बहुत ज़रूरी है। हमारे भाई आपको बड़ी था? बिल्कुल बड़ी था हम दोनों। और कभी लाइफ में ये भी देखा कि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हमने लेट हो गए, हम पहले कर लेते तो क्या होता। हम ये लाइफ में कभी भी रिमॉर्स नहीं होना चाहिए और गिल्ट नहीं होना चाहिए। आदमी को जब जो अच्छा लगे वो चीज़ करना चाहिए, कोई चीज़ लेट नहीं है। कोरोना ने हमें सिखा दिया। कोरोना में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे, अच्छे डॉक्टर्स थे, 30-35 साल की उम्र में देश की मरीजों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। तो हर जगह पे जो है आदमी को लाइफ में आगे क्या हो किसी को नहीं पता। लेकिन मेरा हमेशा मानना है यूपीएससी के लिए आप तैयारी करने के पहले एक बार सिलेबस देख लें, एक बार जो बेसिक टीनेंट्स हैं अच्छी तैयारी करने के लिए वो आपके अंदर हैं कि नहीं है। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते, सेल्फ फीडबैक नहीं देते, सालों तैयारी करते रहते हैं, 7 साल, 8 साल, 10 साल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं आपके लाइफ के। जब आप 22-23 साल में तैयारी शुरू करते हो और ये आपने इतने साल दे दिए और आपकी सफलता नहीं मिली, तो एक असफलता अंदर आपको एक स्कार छोड़ देती है और ज़िंदगी भर आप परेशान रहते हो। तो बहुत ज़रूरी है तैयारी करने के पहले थोड़ा स्व आकलन करें, पूरी मेहनत के साथ करें, लगातार फीडबैक दें, टीचर्स को अपने आंसर राइटिंग दिखाएं, मॉक टेस्ट दें, नंबर कम आ रहा है दोस्तों से डिस्कस करें, क्योंकि बिना इम्प्रूव किए उस बेंचमार्क पे पहुँचे कोई फ़ायदा नहीं है। और यूपीएससी सबसे ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम है, अकेला एग्ज़ाम है जिसमें आज तक कभी कोई दाग नहीं लगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में दाग लगा, लेकिन यूपीएससी जो है दागहीन रहा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आपकी पोस्टिंग्स पे आते हैं। आप दंतेवाड़ा रहे, आपने बताया नक्सलाइट इलाके में रहे, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उसके अलावा क्योंकि आप डॉक्टर भी रहे हैं, तो वो किस तरीके से कभी हेल्प किया? कोविड के टाइम में कैसा क्या रहा? जब मैं दंतेवाड़ा में पोस्टिंग हुई तो काफ़ी सीनियर अधिकारियों को लगा कि ये डॉक्टर आकर
नक्सल इलाके में कैसे काम करेगा। यहाँ तो लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए, वॉरियर टाइप का आदमी चाहिए। अच्छा, पुलिस से क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमेशा जब आप लोग नए आते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि थोड़ा टफ, रफ एंड टफ जो मेरे सिपाही थे, जब मैं थाना में पोस्टिंग हुई थी दुर्ग में, मैं प्रोबेशनर था, तो मैं थाने वाले बोलते थे सर आप IAS होते तो अच्छे अधिकारी होते। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहे सर आप इतना फॉर्म में हैं, इतने सरल हैं, आपकी भाषा तो पुलिसिया भाषा है ही नहीं आपकी। थोड़ा आपको मूछे ऊंचे रख लेनी चाहिए, थोड़ा दबंग दबंग टाइप चलता है वो। क्योंकि लेकिन मैंने देखा कि पुलिसिंग में भी डाइवर्सिटी चाहिए, इसीलिए सिविल सर्विसेज सभी ब्रांचेस ऑफ लोगों को अलाउ करता है एग्ज़ाम देना। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस, क्योंकि उससे एक सर्विस में डाइवर्सिटी आती है। जब मैं दंतेवाड़ा गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों डॉक्टर थे। हम लोगों ने करीब दंतेवाड़ा में 300 गांव हैं, हमने हर गांव में एक बार कैंप लगाया। काफ़ी लोग डरते थे कि वहाँ पे कैंप लगाने से हमला हो सकता है, लेकिन हमेशा मानना है कि यदि आप अच्छे इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं तो सारे स्टेक होल्डर्स आपका साथ देते हैं। और शुरू में जब मैं जाता था तो पुलिस को देख के लोग भाग जाते थे ग्रामीण, कि पुलिस आएगी तो मारपीट करेगी, पुलिस आएगी तो ऐसा कोई डरावना एक्सपीरियंस कभी ऐसा हुआ हो कि आप नक्सलाइट इलाके में गए हों और कभी ऐसी स्थिति बन गई हो कि हमले जैसी स्थिति है या निकलना पड़ेगा या घेर लिया है, ऐसा कुछ कभी हुआ? बिल्कुल, मुझे याद है कि अभी 2023 का चुनाव है, 2018 का चुनाव था। 30 अक्टूबर की घटना है। दूरदर्शन की टीम आई थी नीलावाया गाँव में, पहली बार मतदान होना था रनपुर थाना क्षेत्र में। वहाँ पे 3-4 बड़े न्यूज़ चैनल वाले पहले उस गांव में जा चुके थे। नक्सलियों को आभास हो गया था कि लगातार यहाँ पे मीडिया की टीम आती है और साथ में पुलिस अधिकारी कर्मचारी आते हैं। एक बार दूरदर्शन की टीम के साथ उसी गांव में हम 30 तारीख को गए तो घात लगा के नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें कि एक दूरदर्शन का कैमरामैन जो था अच्युतानंद साहू, वो शहीद हो गया, और साथ में हमारे 2 पुलिस जवान जो है शहीद हुए, जिसमें एक यंग सब इंस्पेक्टर भी था। बहुत ही भावुक दिन था मेरे लिए वो, कि तो आप उस हमले के दौरान थे वहाँ पे? दौरान था, मेरे सामने हमने उसकी डेड बॉडी निकाली, लगातार हमने फायरिंग की जिससे कि नक्सलियों को भागना पड़ा। और छोटी पार्टी थी हमारी 15-20 पुलिसकर्मी की, दूसरी तरफ करीब 100 से ज़्यादा माओवादी थे। लेकिन अच्छा हम लोग मिल के लड़े। यदि हम मिल के लड़ें, एक दूसरे को साहस ढांढस बंधाएं, तो निश्चित रूप से हम किसी भी बड़े शत्रु से लड़ सकते हैं। लेकिन तब भी नुकसान होता है। सामने 100 नक्सली थे और आप 15 लोगों की टीम थी हमारे। कैसे सामना किया फिर? और उसमें भी जब बाइक से जो फर्स्ट बाइक के ऊपर अटैक हुआ, उसमें फर्स्ट फायर में 2 लोग शहीद हो गए, कैमरामैन और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर। आंखों के सामने पहली कैजुअल्टी अपनी हो और हम आउट नंबर्ड हों, तो उसके बाद सबको मनोबल बढ़ाना, प्रॉपर फॉर्मेशन में आना और फिर काउंटर रिप्लाई देना। सारी ट्रेनिंग का इस्तेमाल फिर वहीं होता है। असली चुनौती ट्रेनिंग के बाद ग्राउंड पे उतरना और इस तरह घटना में गिर जाना। बिल्कुल। और उसके बाद लीड आप कर रहे थे उस समय? मैं उसको लीड कर रहा था उसको। ये दूसरा जो ऑपरेशन याद है जी, वो 2017 का है, मार्च का। उसमें हम लोग नक्सल क्षेत्र में हमारी टीम घुसी, आमने सामने की नक्सली और पुलिस के बीच में फायरिंग चली करीब 5-6 घंटे की। उसमें 5 इनामी माओवादी मारे गए, 40 लाख से ज़्यादा के इनामी माओवादी थे, 2 पुलिस वाले शहीद हुए। उसमें एक नक्सली को भी गोली लगी, उसको मारू करके। जब भी याद है पुलिस फोर्स वाले बोले सर हमारे 3 लोग घायल हुए हैं, 2 शहीद हुए हैं, इसको भी हमें न्यूट्रलाइज़ कर देना चाहिए। मैंने कहा यदि वो हाथ बढ़ा रहा है तो भगवान ने उसको यदि जीवन दिया है तो हम लेने वाले कौन होते हैं। तो उसको भी हमने रेस्क्यू किया। और ये सेम एम्बुलेंस में जिसमें 3 पुलिस वाले जा रहे थे, उसी में घायल सोमारू भी गया। बाद में वो हॉस्पिटल में ठीक हुआ, ट्रायल चला, उसको 2 साल की सज़ा हुई। और सज़ा काटने के बाद जब दंतेवाड़ा फिर पोस्टिंग वापस आ रही थी तो पूरे परिवार के साथ मेरे से मिलने के लिए आए। तो ये ज़रूरी है कि हम हर जो ह्यूमन एस्पेक्ट की बात आप कर रहे थे, वो बहुत ज़रूरी है। दंतेवाड़ा में मेरे द्वारा लोन वरा 2 अभियान सरेंडर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें 1 साल में 500 से ज़्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया। तो निश्चित रूप से वो इंटरनल सिक्योरिटी को हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी से अलग है। यहाँ अपने लोग हैं, हमें उनको मनाना भी है, समझाना भी है, और जो बिल्कुल बहक गए हैं उनके साथ इनकाउंटर भी करना है। तो मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है डेवलपमेंट की, सिक्योरिटी रिलेटेड, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन जो मेडिकल और साइकोलॉजी दोनों की जो नॉलेज है वहाँ पर काम आया। इसलिए मैं सबसे से आह्वान भी करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ करें तो उस कोर्स को उस टाइम पूरा मन लगा के उस कोर्स को करें। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ वो एडमिशन ले लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और सोचते हैं मुझे कंप्यूटर का IT का ही काम करना है, तो इस पढ़ाई का क्या मतलब। आप कोई भी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई आपकी एनरिच करता है आपकी नॉलेज को, जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो खुलते हैं। तो जब भी आप जो भी कोर्स करें उसको हल्के में ना करें, कुछ सीनियर्स की भ्रांति में ना आए कि ये तो
प्रैक्टिकली काम आता है, थियरी किसी काम का नहीं है। हर चीज़ का अपना एक रेलेवेंस है। बिल्कुल। यदि अपने आप करियर का 2 साल 5 साल 10 साल किसी चीज़ को दे रहे हो तो उसको पूरी शिद्दत से करें। शिद्दत से दें। अब आते हैं उस एस्पेक्ट पे जिसके लिए आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जो वायरल रहते हैं, आपके वीडियोस वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो उसकी कहानी कहाँ शुरू होती है? ये आपका आइडिया था कि इस तरह कुछ करना चाहिए, वीडियोस बनाने चाहिए, या पुलिस का ये चेहरा भी सबके सामने आना चाहिए, वैसा कुछ था, या किसी ने आपको कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए? ये हुआ कि जब मैं दुर्ग में गया तो ये जो महादेव ऐप उस टाइम 2020 में 19 सितंबर में महादेव ऐप शुरू हुआ था। जब मैं दुर्ग में 2022 में गया तो उस टाइम वो पीक पर महादेव ऐप था। क्या इसकी कहानी थोड़ी बताइए मुझे? इसकी कहानी क्योंकि जिस जिले में ये कहानी पूरी शुरू होती है, आप वहाँ पर कप्तान रहे हैं, जिला संभाला है आपने। ये 2019 में जब 20 में जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो बहुत लोग घर में रहना शुरू, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते थे तो घर में बोर होते थे। जो ऑफलाइन बेटिंग जो लोग जुआ सट्टा खेलते थे वो खेल नहीं पाते थे, तो घर में खाली मोबाइल के साथ बैठे रहना। उस टाइम हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक था, पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक, तो लोग मोबाइल के साथ थमे रहते थे। तो ये मोबाइल पे बेटिंग ऐप आया। अब लोगों को ये पीयर टू पीयर आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप के थ्रू भेजते थे, क्योंकि उस टाइम घर में खाली बैठे हैं, लोग क्रिकेट देखते थे, फुटबॉल देखते थे, तो देखते टेम्प्ट होके उस पर बेटिंग भी करते थे। इस तरह से उन्होंने कोरोना का फ़ायदा उठा के, और कोरोना के बाद जो एक IPL हुआ, फिर दूसरा IPL हुआ, इन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना दिया, पीयर टू पीयर एक दूसरे को मोटिवेट करके, और देश भर में करीब 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस खोल दिए, और करीब दुर्ग भिलाई से हज़ारों युवक को इन्होंने इसमें नौकरी के नाम पर एक एक ब्रांच में 5-6 लोगों को नौकरी देना शुरू कर दिया। अच्छा। आप समझ सकते हैं 2 साल में 5000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ इस महादेव ऐप में। लोगों की गाड़ी कमाई का इसमें नुकसान हुआ। देश भर से बेट्स लगते थे, बाहर से भी बेट्स लगते थे, और जब यहाँ पैसा बहुत हुआ, जब हमने 2022 में इन पर दबिश देनी शुरू की, तो यहाँ से देश छोड़ के ये दुबई शिफ्ट हो गए। और पूरा पहली बार पुलिस को सूचना कब मिली कि ऐसा कुछ भी चल रहा है? ये इसकी शुरुआत कब से, इंटेलिजेंस कहाँ से? 2022 के मार्च में सबसे पहला FIR इसमें हुआ, जब हमें मालूम चला कि हमने एक खाली घर था जिसमें कि एक व्यक्ति जो काम करता था महादेव ऐप में, उसके घर वालों ने शिकायत की कि वो घर में से गायब है। जब हमने उसको लोकेट करने की कोशिश की तो हमने एक घर में रेड मारा तो हमें 5-7 युवक मिले। जब वो युवक मिले तो हमें लैपटॉप्स मिले, मोबाइल्स मिले। हमने उस लिंक को खोलना शुरू किया। आइसोलेटेड हमने 2-3 ऐप्स पे रेड किया, लेकिन कैसे महादेव ऐप चलता है इसकी जानकारी हमें नहीं थी। जब हमने जगदलपुर में एक ब्रांच को बर्स्ट किया और पहली बार मीडिया के सामने हमने उसी बंदों से पूछा कि कैसे आप ऐप चलाते हो, ऐप में कितने लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, मोबाइल्स की आवश्यकता पड़ती है, कैसे आप रजिस्टर करते हो, कैसे आप ID देते हो, कैसे एनरोल करते हो, कैसे बेट्स लगाते हो, कैसे आपको पैसे वापस मिलते हैं। उन्हीं की मुँहजबानी हमें चीज़ों को स्पष्ट हुआ, और उसके बाद लोकल आसूचना के आधार पे अगले 1 वर्षों में हमने 40 से ज़्यादा ब्रांचेस को देश भर में ध्वस्त किया, करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से महादेव ऐप को जब पकड़ा तो हमें लगा कि हज़ारों लोग इसमें 20,000 25,000 नौकरी के रूप में काम करते हैं, और फिर उनको जो है वो क्राइम की दुनिया में उनका कदम पड़ जाता है। अभी छोटे क्राइम करते हैं, फिर बड़े क्राइम में लग जाते हैं। काफ़ी लोग पैसा लगाते हैं जिनको, और वो एक एडिक्शन की तरह वो गैम्बलिंग हो जाता है। तो हमने कहा जनता तक यदि महादेव ऐप के हार्मफुल इफेक्ट को पहुँचाना है तो उसके लिए लाइव PC करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वहाँ एक एडिशनल SP थे अनंत साहू, उन्होंने बोला सर हमारा फेसबुक पेज है, उसमें करीब 1 लाख फॉलोअर्स, उसमें हम लाइव दिखाते हैं। तो वहाँ से लाइव शुरू हुआ। अच्छा, वहाँ से शुरू हुआ ये महादेव ऐप वाले को जो लड़कों को पकड़ा था, वहाँ से उनकी PC के तौर पे शुरू हुआ। शुरू हुआ। जब हमने पहले महादेव ऐप पे किया तो फिर हमने लगा कि इसको हम दूसरे अपराध में क्यों ना करें। तो मुझे कुछ पुलिसकर्मियों ने बोला कि सर हम दूसरे अपराध में यदि करेंगे और वो नहीं मानेगा तो क्या होगा। मैंने कहा यार वो तो उसकी आज़ादी है, वो तो कोर्ट में भी जाके मना कर सकता है, हम कम से कम उसकी कहानी हम जानेंगे। फिर हम तीसरे लेवल पे गए, हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। कोई साइबर अपराध होता है तो कैसे साइबर अपराध करते हैं, 2 लोगों को खड़ा करके डेमो किया। उससे हमारे इस लाइव PC से साइबर अपराध और महादेव ऐप एक नेशनल स्टेज पे आया। लोग इस पर एक वीडियोस को 25 करोड़ 30 करोड़ लोगों ने व्यू किया, जो पूरे यूरोप की आबादी होती है। और मुझे खुशी है 30 करोड़ लोग देखे तो काफ़ी लोग साइबर फ्रॉड से बचे। अभी भी मैंने अपना पर्सनल नंबर जो है 7898815399 उसको पब्लिक किया हुआ है। डेली सैकड़ों कॉल्स आते हैं इसमें। जब मैं रात में एक बार सब कॉल्स को ज़रूर देखता हूँ, व्हाट्सएप उस पर इतने आते हैं
काफ़ी लोग कहते हैं सर हमने आपका वीडियो देखा, आज हम फ्रॉड से बच गए। काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर हमारे फ्रॉड हो गया, तो हमने सर्च किया ऑनलाइन तो आपका वीडियो दिखा, तब हमें समझ में आया, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो अवेयरनेस फैलाने में समय लगता है, वो बिहेवियर चेंज धीरे धीरे होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि कोई मुझे फ़ोन करता है, मैं थोड़ा ही बताया था, 1930 हेल्पलाइन नंबर है, साइबर हेल्पलाइन, वहाँ आप कॉल कर लें। काफ़ी लोगों को हेल्पलाइन नंबर तक नहीं पता है। लोग जब हेल्पलाइन नंबर ढूंढते हैं गूगल पे तो वो फ्रॉडस्टर का नंबर निकल जाता है, दोबारा फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया जो है वो साइबर एज में जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो 100 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो अलग लेवल पे, क्योंकि मैं जामताड़ा भी गया था तो वहाँ भी मैंने इस तरह की चीज़ें देखी थी, किस तरीके से बिल्कुल लड़के नौजवान कोई और काम नहीं, गांव में रहने वाले, और जिस तरीके से उन्होंने फ्रॉड का धंधा शुरू किया, बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, और अलग ही लेवल पे चल और आप सोचें ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के लोग इसके शिकार होते हैं, जिनके लिए 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। वो 10 दिन 15 दिन सो नहीं पाते उस फ्रॉड के साथ। तो हमारी कोशिश है कि साइबर फ्रॉड हो या ऑनलाइन बेटिंग हो या फिर ह्यूमन ऑफेंसेज भी हो। इवन चोरी के जब अपराध होते हैं तो हम लाइव डेमो करते हैं, तो घर में इसी घर में क्यों घुसे, वो बताता है कि तुम आगे से घुसे कि पीछे घुसे, तुम कोने के घर में गए कि बीच वाले घर में गए। क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझने की कोशिश समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा घर क्रिमिनल क्यों चूज़ करता है, और उससे हम फिर यदि हम वो चीज़ों समझते हैं तो उसके हमारे सॉल्यूशंस भी निकलते हैं कि कैसे हम उनसे बच सकते हैं। तो डकैती हो, चोरी हो, मर्डर हो, सबके हम लाइव डेमो कराते हैं, इससे कि जनता क्राइम के बारे में समझे और क्राइम के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी समझे। हम जब ट्रैफिक अवेयरनेस करते हैं तो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि हेलमेट और सीट बेल्ट छोटी सी के तो आपके बहुत वीडियो वायरल होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि वो एक लड़का वीडियो वायरल था जिसने कहा कि मेरे पापा भी डीएसपी हैं, वो आपसे कह रहा है। अच्छा, उसके पिताजी का डीएसपी हैं तो उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने कौन है। काफ़ी उस इंसिडेंट के बारे में बताइए मुझे थोड़ा सा, क्या हुआ था, फिर आपने क्या समझाया उसको बाद में? हमारी क्राइम की मीटिंग चल रही थी सेक्टर 6 में, कंट्रोल रूम में। वहाँ से हम लोग निकले, मैंने कहा कि जब मीटिंग किया ही है हमने तो चेकिंग करते हुए जाते हैं ट्रैफिक का। ट्रैफिक चेक पॉइंट पे चेक कर रहे थे तो एक लड़का तेज़ी से बाइक लगा के, रोकने को भी तैयार नहीं था, तो उसको हमने हाथ दिखा के दूसरी वहाँ से करीब 50 मीटर दूर जाके रोका। तो वो नाबालिग सा फील हो रहा था मुझे, कम उम्र का था, कॉलेज जा रहा था, 19-20 साल का होगा। मैंने कहा भाई जब बोला तो रुकना चाहिए था आपको। तो जब मेरी आवाज़ उसने सुनी नहीं, मैं तो वो साथ में कांस्टेबल था, तो कांस्टेबल धमकाने लगा, तुम्हें पता नहीं मेरे पापा डीएसपी हैं। तो मैंने उसको बोला भाई पापा आपके डीएसपी हों या आईजी हों, कुछ भी हों, आप एक चीज़ सोचो कि सबका शरीर तो इसी हड्डी और मांस का बना है। सड़क पे यदि आप गिरोगे तो कितनी महंगी बाइक से गिरो या महंगी ये से गिरो, चोट उतना ही लगता है, और जान यदि जानी होगी तो उतनी जल्दी जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े नामी लोग बड़ी बड़ी लग्जूरियस गाड़ियों में उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था तो उनकी जानें चली गई। तो हम छोटी सी चीज़ें हमें कभी कभी जब हमारे साथ होता नहीं है तो हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन होने के पहले यदि हम लर्न कर लें तो हम समझदार व्यक्ति हैं। तो फिर वो असल में थे उसके पिता डीएसपी के नहीं थे क्या? डीएसपी थे, लेकिन फिर वो उनके फादर भी आए, फिर उनसे भी मिला। उन्होंने भी कहा कि नहीं जो है बेटे से गलती हो गई। मैंने कहा गलती नहीं, आप समझाओ, बेटा आप ही का है, कल को कुछ हो जाएगा एक्सीडेंट तो आप परेशान हो गए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा जाने यदि किसी एक चीज़ में जा रही हैं तो वो एक्सीडेंट है। आप कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है, इतना कोरोना में पूरे साल भर में जाने गई, उससे ज़्यादा जाने हर साल एक्सीडेंट्स में जाती हैं। लेकिन कोरोना क्योंकि एपिडेमिक के फॉर्म में है तो उसे हम समझ पाए, और क्योंकि एक्सीडेंट डेली फॉर्म में होता है तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। और जब भी कोई व्यक्ति की जान जाती है तो घर वालों को लगता है कि उसमें मर्डर हो गया होगा, उसकी गलती नहीं होगी, दूसरे व्यक्ति ने कर दिया होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम घर में अवेयरनेस फैलाएं कि ड्रंकन ड्राइविंग हम ना करें। काफ़ी, और सबसे बड़ी बात है एक्सीडेंट से मरने वाले लोग जो हैं वो 20 साल से 35 साल के लोग ज़्यादा मरते हैं, जो कि ब्रेड अर्निंग मेंबर्स हैं या तो अपने जान का टुकड़ा है। आप सोच सकते हैं उस फादर मदर पे क्या बीतेगी जिनके 20 साल 25 साल 30 साल के बच्चों का उनके आंखों के सामने उनको अंतिम संस्कार करना पड़े। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समय लगते बच्चों को समझाएं, क्योंकि जब यंग एज में हम होते हैं तो हम एक डिनाइल फेज में होते हैं कि हमारी तो ब्रेकिंग अच्छी है, हमारे रिफ्लेक्सेज अच्छे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया हमारा नहीं होगा। ये एडोलेसेंस में हार्मोनल चेंज रहता है, आदमी रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है उस टाइम, हम किसी की नहीं सुनते, हमको टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाना हमें अच्छा लगता है, उसको हम रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डालते हैं
और बहुत ज़रूरी है कि दूसरे व्यक्ति भी जो इस रील्स को देखें हम उसको अप्रिशिएट ना करें, हम एक लाइन लिखें कि बेटा ये नियम तोड़ रहे हो, ऐसे गाड़ी ना चलाया करो। यदि उसके एक पोस्ट के ऊपर यदि 50 लोग एक लाइन लिख देंगे निगेटिव, तो वो कभी ऐसी रील नहीं डालेगा। समाज को बहुत ज़रूरी है कि हम रोकना टोकना हम शुरू करें, हम केवल मज़े ना लें। हम जब भी कुछ इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यदि कोई दोस्त हमारा कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसे हमें उसको उसी टाइम कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि सही टाइम पे दी हुई सलाह यदि हम 10 लोग बार बार देंगे तो वो व्यक्ति ज़रूर सीखेगा। जब हम बाहर जाते हैं तो यदि हम एक कचरा कहीं गिराते हैं, 10 आदमी हमें आँख घूर के देखता है तो हम खुद ही उठा के उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो हमारा सोसाइटी तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब उस चीज़ के लिए रोकेंगे टोकेंगे। मुझे याद है मैं अभी फ्लाइट से आ रहा था तो मैं अपना मोबाइल देख रहा था, जब प्लेन उड़ने वाला था, एक फ़ोन रिसीव कर रहा था, तो मुझे बगल में एक बैठे हुए थे, करीब मिडिल एज मैन होंगे, उन्होंने मुझे बोला कि आप फ़ोन तो एरोप्लेन मोड में डालना है, आप बात क्यों कर रहे हैं, इससे तो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आप बंद करें। तो मुझे खुद लगा कि नहीं गलती है, मैंने फ़ोन बंद की। हम काफ़ी भाषण देते हैं लेकिन हमारे अंदर भी कमियां रहती हैं। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि यदि हम सब सुरक्षित तभी रह सकते हैं जब हम हर गलत चीज़ के सामने अपनी बात रखें। यदि मान लीजिए फ़्लाइट में हर लोग आदमी मोबाइल यूज़ करेगा, खुदा ना खास्ता कभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाए और प्लेन गिर जाए तो सभी लोग का देहांत हो जाएगा। काफ़ी लोग जब एयर होस्टेस सारे सिग्नल्स देती है तो लोग मज़े में सुनते नहीं हैं, लोग इधर उधर देखते हैं, और खुदा न खास्ता कभी यदि वो गेट खोलने की ज़रूरत पड़ जाए, इमरजेंसी गेट, तो 100 में 90 लोग उस गेट को नहीं खोल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ की एक वैल्यू है, फिर टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हम लोग रहता है कि ठीक है देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, और जब होता है तो फिर कर नहीं पाते, पता ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि अक्सर हमने देखा है जब आप क्रिमिनल से डील करते हो, पीसी कर रहे हो, तो आप मज़े बहुत लेते हैं उनके जैसे वो एक लड़का था, वो गैंगस्टर, बर्थडे बॉय गैंगस्टर, आपने कहा लगाओ चाकू जरा जीभ निकाल के दिखाओ। वो हुआ क्या कि उसने वीडियो लगा रखा था अपने इंस्टाग्राम पे, मैंने वहाँ पे अपना पर्सनल नंबर मैंने पब्लिक किया और मैंने कहा कोई भी व्यक्ति ऐसे छुरी चाकू देखता है तो वो उसको मुझे फॉरवर्ड कर सकता है, हम उसको पकड़ेंगे और समझाइश देंगे। मैंने उसको बोला यार ये चाकू से जीभ में लगा के तुम्हें क्या आनंद मिलता है, जरा दिखाओ, बाकी लोग भी समझेंगे, इससे कोई आनंद नहीं है। और यदि हम इस तरह से चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे तो उसको देख के बाकी 100 लोग भी इसको फॉलो करेंगे। समाज में ज़रूरी है कि हम सही चीज़ की ओर आगे बढ़ें। और जहाँ तक एंटरटेनमेंट है, यदि आप कोई भी चीज़ को ब्लैंड रखेंगे तो दो आदमी देखेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं तो उसकी लर्निंग भी नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिसिंग वैसे भी बहुत ड्राई है, यदि हम चीज़ों को सही ढंग से प्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा उसमें ह्यूमर रखेंगे तो जनता देखेगी भी और सीखेगी भी। यदि कोई चीज़ आपको जनता तक पहुँचाना है तो आपको पैलेटेबल और उसको रखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एंटरटेनिंग रखना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई आहत ना हो, कोई परेशान ना हो। मुझे खुशी है कि दुर्ग में 1 साल था, मैं 150 से ज़्यादा पीसी लिए, एक व्यक्ति जो भी पीसी में आया उसने दोबारा कभी अपराध नहीं किया, उसके हमने पर्सनल काउंसलिंग की, फैमिली काउंसलिंग की। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्रिमिनल, इस बीच आपके वीडियोस कमा रहे हैं, क्या बात है? अब क्या है कि हर जगह की अपनी मांग होती है। मैं दंतेवाड़ा में था तो वहाँ की अलग मांग थी, मैं हेल्थ कैंप लगाता था, दुर्ग में था तो वहाँ की अलग मांग थी, कवर्धा में हूँ यहाँ की अलग मांग है। अब हर पिच पे अलग अलग चीज़ें चाहिए, कहीं पे यदि आप फ्रंट फुट पे खेलते हो और दूसरे पिच पे आपको बैक फुट पे भी खेलना पड़ता है, वहाँ की ज़रूरतें, वहाँ की पुलिसिंग नीड्स, वहाँ के लोगों की नीड्स सब अलग होता है। शहर में अलग नीड्स है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग नीड्स है। शहर में जुड़ने के लिए सोशल मीडिया अच्छा है, ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ने के लिए पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट अच्छा है। तो एक ही तरह की पुलिसिंग आप हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अभी भी मुझे खुशी है कि लगातार मुझे कॉल्स आते हैं और मैं उनके प्रॉब्लम्स का, पूरे देश भर से कॉल आते हैं। काफ़ी लोग ये नहीं समझते कि पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, कभी कोई यूपी से फ़ोन करता है, कभी कोई एमपी से फ़ोन करता है, फिर हमारी ये प्रॉब्लम है। तो क्या हमने सुना कि भूपेश बघेल ने भी आपकी तारीफ़ की, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या आपसे कोई बात हुई इस बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात प्रोग्राम कर रहे थे तो उन्होंने खुले मंच से कहा कि इनको आप जानते हैं, सभी लोगों ने हाँ हाँ किए, तो बोले कि इनको तो सब जानते होंगे। बहुत अच्छा लगता है यदि सीनियर पॉलिटिकल फंक्शनरीज लीडर्स जो है काम को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि कुछ ऐसा करें कि जनता को फ़ायदा मिले। और यदि अच्छा हम काम करते हैं तो अप्रिसिएशन हर जगह से आता है, हम यदि अप्रिसिएशन के पीछे भागते हैं तो काम नहीं होता। और मुझे खुशी है कि डेली कम से कम 50-100 लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं सर हम कुछ, एक दिन एक मदर का फ़ोन, मैं स्कूल गया था, आत्मानंद स्कूल है यहाँ पे, तो उसकी मदर मुझे, एक टीचर बोलती है कि सर मेरा अपना बेटा है, उसको समझाती रहती थी वो हेलमेट नहीं पहनता, लेकिन आपके
समझाने पर आपके डर से वो हेलमेट पहन के बिना बताए निकलता है। तो मैंने कहा वो भी अच्छी बात है, कुछ लोग प्यार से, कुछ डर से। और इंडिया में पुलिसिंग में कानून का डर तो है ही, लेकिन थोड़ा पुलिस का भी डर जरूरी है, तो दोनों मिल के अच्छा काम करता है। बिल्कुल। आगे क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, अभी मैं कवर्धा में हूँ। यहाँ पे जैसे कॉम्युनल सिचुएशन यहाँ बड़ी समस्या थी, पिछले 6 महीने से शांति है। बहुत ज़रूरी है कि हम जनता के साथ मिल के काम करें, कहीं भी रहें। दंतेवाड़ा भी था तो जनता के साथ मिल के हेल्थ कैंप लगाना, मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। दुर्ग में भी जनता के साथ था, वहाँ यूथ के साथ ज़्यादा जुड़ते थे। यहाँ महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को एनरिच करते रहें, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है हर व्यक्ति की, और भगवान ने ऐसा मौका दिया है, ऐसा पद दिया है कि मैं अपने काम से काफ़ी लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकता हूं। ये मौका भी सबको नहीं मिलता। जब आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म बरकरार रखें। काफ़ी समय में हमें, क्योंकि एक ही काम करते करते मोनोटोनस हो जाता है तो आदमी थोड़ा डिमोरलाइज हो जाता है। काफ़ी बार आदमी जब करता है तुरंत रिवार्ड नहीं मिलता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोकस, अपनी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन लाइफ में बरकरार रखें। लाइफ में खुश रहें, और खुश रहने से एक ऑप्टिमिज्म, खुश रहने से एक वायरल होती है खुशी भी। आप यदि खुश है तो आपको देख के 5 लोग की लाइफ जो है ऊपर जाएगी। और समस्याएं सबके जीवन में। आजकल मैं देखता हूँ जो यंग बच्चे हैं वो तुरंत निराश हो जाते हैं। वो जिसको मैं बात करता हूँ, सर आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड, सर आई एम वेरी डिप्रेस्ड, सर आई एम वेरी डाउन। अब अभी 20, 22, 24 साल की उम्र में यदि वो डिप्रेस्ड और डाउन रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी उनके सामने है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को मेंटली रेजिलिएंट बनाएं। हम फेलियर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी दें। आज के पेरेंट्स में क्या है कि वो बच्चे जो मांगते हैं तुरंत हम दे देते हैं, तो बच्चों को वो कमी या कभी फील ही नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को हर चीज़ के लिए कम्पीट करने दें। बहुत ज़रूरी है कि हम, बच्चा कोई चीज़ में लटखड़ाता है तो उसको हम सपोर्ट दें और उसको हम आगे बढ़ाएं। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ आजकल आत्महत्या 18 साल, 20 साल, 15-15 साल, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कोचिंग के बच्चे कर रहे हैं। यदि हमें स्ट्रॉन्ग देश बनाना है तो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे भी बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। एक चीज़, मेरा सवाल और था कि आपके इतने साल के 2013 बैच के IPS हैं आप, और करीब 10 साल की सर्विस हो गई, और हंसी मजाक, सोशल मीडिया, वो सब चीज़ हम देखते रहते हैं क्योंकि वो सामने हैं। सबसे चैलेंजिंग टास्क या सबसे चैलेंजिंग क्रिमिनल कौन रहा आपके लिए? जहाँ तक क्राइम की बात है, सबसे चैलेंजिंग डे मेरे पास रहा था अभी 1 साल जो दुर्ग मेरी पोस्टिंग हुई थी। कुम्हारी में माता, पिता और 2 बच्चे 5 साल और 3 साल, 4 लोगों की निरंक हत्या कर दी गई थी। जैसे ही बहुत ज़रूरी है कि सीनियर ऑफिसर खुद फील्ड में पहुँचे। जब पहुँचा तो फिर हम लोगों ने आसपास का घटना सीन को क्रिएट किया, रिक्रिएट किया, आसपास कौन लोग गायब हैं उनको देखा। और शाम को जब हमें मालूम चला कि उसी के अपने भाई ने 4 लोगों की हत्या की, तो बहुत ही दिल धड़काने वाला था कि कैसे इस बात को हम जनता तक रखें, उनके फैमिली मेम्बर्स को कैसे बताएं। एक साथ 2 परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, दोनों भाई के परिवार हैं। तो निश्चित रूप से आज के जो सोशल बॉन्डिंग है, कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में उसको भी हमें बरकरार करना है। लोगों को मतलब देने की जो कैपेसिटी है बच्चे को, वो बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम केवल लेने की सोचते हैं पूरे टाइम, कैसे हम मिल बांट के चीज़ों को करें। आजकल न्यूक्लियर फैमिली आ रहा है तो लोग बच्चे मतलब कुछ एक दूसरे शेयर नहीं करना चाहते। शेयरिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है, वो मेरे लिए बड़ा। और दूसरा, एक दिन दहाड़े दिवाली से 4 दिन पहले एक जो है ज्वेलर्स की हत्या कर दी गई थी दुर्ग में। उसको हम लोगों ने, इंटर स्टेट गैंग था बिहार का, यूपी का, हमने 2 दिन में रिकॉर्ड टाइम में उसको टीमें भेज के यूपी बनारस से हमने उसको पकड़ा। तो बहुत ज़रूरी है कि पुलिसिंग में हम प्रॉम्प्ट रहें, जनता तक अपनी बात को क्या क्या हमने किया है हम बताएं। तो उससे क्या जनता में एक भरोसा आता है। अपराध तो सदियों से हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन हमारा उस पर अप्रोच कैसा है, और जनता को ये लगना, काम होना भी चाहिए और काम दिखना भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और पूरी पुलिसिंग परसेप्शन बेस्ड है। क्राइम परसेप्शन, यदि आपको लगता है कि क्राइम बढ़ रहा है तो आप डरेंगे, आप बाहर कब निकलेंगे, आपकी वर्क डिपेंड। किसी भी समाज में यदि एक संस्था ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है वो पुलिस है। हम पुलिस की इम्पोर्टेंस को कभी कम नहीं आंक सकते। पुलिस का काम जो है वो गोलकीपर की तरह है, और
विकेट कीपर की तरह है। यदि विकेट कीपर और गोलकीपर अच्छा ना हो तो अच्छी अच्छी टीमें साफ हो जाएंगी। कभी कभी फॉरवर्ड हमें अच्छा दिखता है, वो गोल मार रहा है, लेकिन अब समय भी बदला है, अब लोग गोलकीपर्स की वैल्यू भी समझ रहे हैं। तो बिल्कुल हमें रिलेंटलेस, जैसे गोलकीपर पूरे 90 मिनट लगा रहता है, वैसे पुलिस को लगे रहना है। और मैं दोबारा आपके चैनल की जनता से भी आह्वान करूंगा कि सभी लोग एक गोल बनाएं और गोल को रिलेंटलेसली फॉलो करें और उस गोल को पूरा करें, क्योंकि सफलता आदमी को मजबूत बनाती है और हर विफलता आदमी को कहीं ना कहीं कचोटती है, कहीं ना कहीं कमज़ोर करती है। तो सफल बने, आगे बढ़े। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव, फिलहाल कवर्धा के एसएसपी हैं। और आपने अक्सर इनको देखा होगा। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी TV9 डिजिटल देखते रहे। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।